आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएसपी जेईई के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। और ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एक बुरी खबर ये है कि अभी रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 पूरा रिकॉर्ड करा, लेकिन कुछ अंदरूनी कारणों की वजह से सिस्टम ने उसे खुद ही डिलीट मार दिया। मतलब वीडियो जहाँ शूट होता है ना, जो रिकॉर्डिंग पॉइंट होता है उसने खुद ही डिलीट कर दिया। तो आपको फिर से तो रिकॉर्ड होगा नहीं। तो आप एक काम करेंगे कि रोटेशनल मोशन के जो आज नोट्स भेजे हैं उनको रीड कर लीजिए। जो भी मोटा मोटा बात ही रहेगा, उनका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वो निकलवाना आपको बेसिकली सिखाया है। आप उसको रीड करके देख लीजिए। कल हम थोड़ा सा उसको मोटा मोटी 15-10 मिनट में डिस्कस कर देंगे पूरा। रिपीट शॉर्ट कास्ट फटाफट कर लेंगे, बाकी आप पूरा नोट्स रिवाइज कर लेंगे। और हम कल 15-20 मिनट का जो भी वीडियो होगा उसमें शॉर्ट्स में उसको फटाफट समझा देंगे। ठीक है, चलिए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वरना वो इतना ज़्यादा कुछ हमने पढ़ाया था। आज स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और हमने आपको ये पढ़ने के लिए बोला था, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है क्या। सबसे पहले उसने क्या करा, एक ट्यूब ली। ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, फटाफट करेंगे। इन्होंने इधर कैथोड लगाया, इधर एनोड लगाया। होता क्या है, इनको हाई वोल्टेज का बैटरी दिया। लो वोल्टेज पे कुछ भी नहीं हो रहा था, हाई वोल्टेज का बैटरी दिया। और यहाँ पर हमने लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया एक तरीके से। अब होता क्या है, जैसे ही माइनस वाले टर्मिनल को कैथोड से जोड़ दिया, प्लस वाले टर्मिनल को एनोड से जोड़ दिया। अब जैसे ही वोल्टेज ऑन किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक रे निकलती है जो कि इस एनोड से जाती है और पीछे की तरफ जेडनेस का पर्दा लगा है। और जब इससे टकराती है तो पीछे की तरफ क्या कर देती है, ग्लो कर देती है। क्या कर देती है, ये ग्लो कर देती है। तो फिर हमें लगा कि ये कुछ है जो कि पीछा के कर रही है, पर्दे को चमका रही है। तो चूँकि ये कैथोड से निकल रही थी तो इसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे का नाम दिया। क्या नाम दिया, कैथोड रे का नाम दे दिया। ये आपकी कैथोड रे है। क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ जाना वाली जो रे है वो कैथोड रे है। क्या करती है ये जेडएनएस की कोटिंग करती है। वहाँ पे जेडएनएस की जहाँ कोटिंग है वहाँ पे जाती है एनोड के वाले सिरे पर और जेडएनएस को चमका देती है। बात ख़त्म, और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, अगर होता क्या है, ये जो कैथोड रे है, अगर उसके बीच में अगर हम एक व्हील रख देते हैं तो उसका हमें पीछे की तरफ शैडो बनते हुए नज़र आता है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, कैथोड रे क्या करती है, डिफेक्ट पॉजिटिव प्लेट। अगर मैं एक तरफ नेगेटिव रखूँ, एक तरफ पॉजिटिव रखूँ, तो ये जो नेगेटिव जो भी आपकी कैथोड रे थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ से हमने ये अनुमान लगाया कि इसके पास जो चार्ज है, कैथोड रे के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है। व्हेन स्ट्राइक ऑफ मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास दे प्रोड्यूस एक्स रे। हमने क्या किया, मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास, हमने हाई एटॉमिक मास पर इस रे को प्रोड्यूस करवाया। तो उसने एक एक्सरे को जनरेट किया। तो इसने किसको जनरेट किया, एक्सरे को जनरेट किया। अगला, अगर हम इन रो के बीच पैडल को रखते हैं तो रो मतलब ये जो रेज है वो पैडल को घुमा देती है। इसका मतलब जो कैथोड रे है उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास मास है। ठीक है, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इसे मैग्नेट के पास रखा जाता है तो कैथोड रे होती है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है कैथोड रे के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कैथोड रे कैन आयनाइज गैस। जो कैथोड रे होती है, क्या वो गैस को आयनाइज करती है या फिर नहीं करती। होता क्या है, जो कैथोड रे होती है और उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर रहा होता है। तो कैथोड क्या होता है, जब बैटरीज पे जोड़ा जाता है तो जो सॉलिड वाला कैथोड होता है वो क्या रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। अब जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो भी गैस इसमें भरी हुई है उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैसेस होती हैं इस ए वाले पे प्लस चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो गैस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने वाले और गैस से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों किस तरफ जाते हैं, कैथोड रेज की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं क्या करूँ, गैस बदल दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी, बी गैस हो जाएगी। लेकिन उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अभी भी ई गैस होगा। तो ई गैस और ई एम अभी भी किस में आ रहे हैं, कैथोड रे में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो कैथोड रेज होता है, देखो समझो, वो गैसेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो कैथोड रे है वो गैस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, उसका इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। यहाँ भी ई इलेक्ट्रॉन ई गैस निकल रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ई गैस निकल रहा है। तो वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब हमने क्या करा, स्पेसिफिक चार्ज निकाला कैथोड रे के लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ई बाय एम को स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। तो हमने ई का वैल्यू रखा, मास का वैल्यू रखा, तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आया, 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg। अब चाहे गैस ए हो चाहे गैस बी हो,
दोनों के केसेस में ही हमें यही कहानी देखने को मिलेगी। कैथोड रे के लिए हमें यही कहानी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो कैथोड रेज होती है वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन हम बात करते हैं एनोड रे की। तो एनोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कैसे निकाला जाएगा? वो प्रोटॉन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? प्रोटॉन से। यहाँ पर प्रोटॉन A+ है और यहाँ पे प्रोटॉन B+ है। तो गैस बदलने से प्रोटॉन्स की संख्या बदल गई, इसका मतलब यहाँ पर उसका मास बदल गया। तो अब चूँकि गैस बदल गई, प्रोटॉन है, ए में अलग प्रोटॉन की संख्या होगी, बी में अलग प्रोटॉन की संख्या होगी, इसका मतलब दोनों का मास बदल जाएगा। तो एनोड रे के लिए जब स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है तो वो सबके लिए क्या आता है? अलग अलग आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एनोड रेज जो होती हैं वो गैस पे डिपेंड करती हैं बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आपसे बोलता है हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज फॉर एनोड रेज किसके लिए मैक्सिमम आता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो क्या आता है? मैक्सिमम आता है। कितना आता है? E/mh+। ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इन सबसे? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे इज इक्वल्स टू चार्ज बाय मास। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। Mass of electron is equals to 9.1 × 10⁻31 kg. Specific charge of cathode ray remains constant and universal. It will not change on changing the gas. हमने जो कुछ भी पढ़ा एक बार उसको पढ़ लेते हैं। Path of traveling is straight from the cathode ray with a very high velocity as it produces shadow of an object placed on its path. Cathode ray produce mechanical effects. Its small paddle well is placed between the electrodes. It rotates the indicate that the cathode ray consists of material part. वो पहिए को घुमा देती है, इसका मतलब कैथोड रे में कुछ मटेरियल पार्ट है, मतलब वो किससे मिलकर बना हुआ है। When electric and magnetic field are applied to cathode rays in the discharge tube, the rays are deflected by establishing that they consist of charged particles. The direction of deflection show that cathode rays consist of negatively charged particles called electrons. जैसे ही हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड को लाते हैं तो जो कैथोड रे का डायरेक्शन है वो मुड़ जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इसका मतलब कैथोड रे का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। वैन इलेक्ट्रॉनिक क्या हो गया ये वाला, दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो वैन स्ट्राइक द ग्लो ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड बियॉन्ड द एनोड। एनोड के पीछे जो आपने जेड उसकी कोटिंग कर रखी है, जैसे ही आपकी लाइट एनोड पे जाती है वैसे ही आपका जो पीछे वाला पर्दा है वो क्या करने लग जाता है? एमिट करने लग जाता है, वो चमकने लग जाता है। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये क्या करती हैं? जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनको अफेक्ट करती है। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, इट मीन्स चार्ज बाय मास इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस। कितना होता है? 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ओके, खत्म कहानी। मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? आइए इसको समझते हैं। मिलिकन्स ने क्या किया था? इसने एक एटोमाइजर पढ़ा था, उस एटोमाइजर्स में ऑयल भरा था और उन्होंने क्या करा? बूंद बूंद ऑयल जो है यहाँ पे गिराना शुरू किया। उन्होंने क्या करा? यहाँ पर एक पिन होल बना दिया, यहाँ पर प्लस और माइनस एनोड कैथोड जो भी है उनको बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से। और यहाँ पर हमने क्या रख रखा है? हवा देने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल को चार्ज देने के लिए यहाँ पर हमने ये चार्जर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर है। क्या ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज देने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है हमारा, ये ऑब्जर्वर है और ये तुम्हारा ऑयल है। तो होता क्या है? ऑयल ड्रॉप यहाँ पर हम एक एक करके बूंद गिराते हैं, वो पिन होल से यहाँ जाती है। अब पिन होल से यहाँ जाती है और नीचे की तरफ क्या लगता है? हमारा Mg लगता है। तो क्या होता है? उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, हमने उसका वेट इतना कर दिया कि वो Mg के वेट के बराबर हो गया। तो उसके केस में हम बराबर करते हैं, फिर वहाँ से क्या निकाल लेते हैं? इसका क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है? पढ़िए। एटोमाइजर्स कन्वर्ट ऑयल इनटू वेरी टाइम ड्रॉपलेट्स। जो एटोमाइज़र होता है वो क्या करता है? जो ऑयल ड्रॉप्स होता है उसको बहुत छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही ड्रॉप नीचे गिरती है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने का ट्राई करती है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या करते हैं? एक्सरे से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उस ऑयल की ड्रॉप पर फेंकते हैं, जिससे जो ड्रॉप्स होती है ऑयल की, उससे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फैल जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड सच दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉप बिकम ज़ीरो। अब हमने इस तरीके से इस पर बैटरी के द्वारा फोर्स अप्लाई किया है जिससे इलेक्ट्रॉन और Mg के बीच, मतलब चार्ज और Mg के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो हो जाए, जिससे जो आपकी ऑयल ड्रॉप है वो हवा में ही
तैरे। तो जब ऐसा केस हो जाएगा तो ये जो ऑयल ड्रॉप है इस पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ क्यू ई, नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम जी बराबर हो जाएगा क्यू ई। तो यहाँ से आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा क्यू बराबर एम जी बाय ई आ जाएगा। अब हमने सभी चार्ज को निकाला, उसमें जो सबसे छोटा चार्ज आया वो हमें ये देखने को मिला, और बाकी सब इसी के क्या थे, मल्टीपल थे। तो यहाँ से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप वाज फाउंड टू बी, ये सब फाइंड किए गए, तब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा। तो वो वाली सबसे छोटी इकाई देखिए, जिसको अगर मैं सबसे मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या मिले, एक कंप्लीट इंटीजर टाइप का मिले। तो देखिए 9 × 10⁻⁻18 से 6 नहीं जा पाएगा, इंटीजर नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, इसका मतलब 9 तो हो नहीं सकता। हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है जो सबका इंटीजर बन जाए, तो इन सब में से होगा कोई। तो ऑप्शन पहला चेक करा, तो इससे मुझे अगर 45 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1.5 से। तो इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 एक इंटीजर नहीं है। 9 की बात करते हैं, 9 से 9 1 बार में आ गया, लेकिन 9 से 6 बनाने के लिए मुझे फ्रैक्शनल से भाग करना पड़ेगा, जो कि ये इंटीजर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये भी इसका सही आंसर नहीं रहा। लेकिन अगर मैं ये उठाता हूँ, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मुझे 3 मिलेगा, जो कि कंप्लीट इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, और 3 भी एक इंटीजर है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 60 से कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। सॉरी 60 नहीं, 6 से कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी यूनिट है, जो कि इन सब के इंटीजर के रूप में आ रही है और कंप्लीट इंटीजर बन रही है, तो वो सबसे जो छोटी यूनिट होगी वही हमारा क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अपना इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉजिटिव रे का डिस्कवरी देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज एन एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन ने इसको दिखाया था। ही रिपीटेड द सेम डिस्चार्ज दैट एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ परफॉर्म कैथोड। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाज अप्लाइड बिटवीन द electrodes, not only cathode ray were produced but also a new type of rays were produced simultaneously from anode moving toward cathode and passed through the holes of canal of the cathode. These rays are as canals rays as cathode. हमने क्या करा, एनोड पे पूरा सेटअप वही रखा। अब हमने क्या करा, जो कैथोड था उसमें छेद कर दिए, कैनाल की तरह कर दिया, छेद कर दिए उसमें। जैसे ही हमने इसमें छेद किए तो हुआ क्या, कुछ किरण तो यहाँ गई जो कि हरा कलर का ग्लो अभी भी कर रही थी, लेकिन कुछ जो किरण थी जो कि पॉजिटिव आयनाइज थी, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाली थी, वो कैथोड रे की तरफ चली गई और इस छेद से जाकर उसने इस तरफ जो भी कोटिंग करी थी उस पर पड़ी, तो उसने कैसा ग्लो दिया, रेड ग्लो दिया। तो वहाँ से हमें पता लगा कि इस सिस्टम में पॉजिटिव नामक कोई पार्ट भी है, और उस पॉजिटिव पार्ट को हमने क्या बोला, कैनाल रे बोला। क्या बोला उस पार्ट को हमने, कैनाल रे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं। एनोड रे के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, E/m रेशो ऑफ दीज रेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन से उनका जो रेशो होता है वो कम होता है, मास वेरी करता है इसलिए। Unlike cathode ray, their E/m value is dependent upon the nature of the gas taken in the tube. For different gases used in the discharge tube, the charge to mass of the positive particle consisting of the positive ray is different. When hydrogen gas is taken in the discharging tube, the EM value obtaining of the positive ray is found to be maximum. Since the value of charge E on the positive particle obtained from different gas is the same, the value of M must minimum from the positive particle obtained from hydrogen gas. Thus, the positive particle obtained from hydrogen gas is lightest among all the positive particles obtained from different gases. This particle is called proton. ठीक है, तो वो कहानी है कि E/m का वैल्यू गैसेस पे डिपेंड करता है और उसमें गैसेस पे डिपेंड नहीं करता। हाइड्रोजन के लिए E/m का जो भी रेशो होता है वो मैक्सिमम आता है एनोड रे। दे आर कैपेबल टू, ये आयनाइज करने में कैपेबल होती हैं और ये फिजिकल और केमिकल चेंज को भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। आइए न्यूट्रॉन की खोज कैसे भी पढ़ते हैं। लेटर कुछ समय बाद
felt for the presence of electrically neutral particles as one of the constituents of atom. These particles were discovered by Chadwick in 1932 by bombarding a thin sheet. उन्होंने बर्लियम की thin sheet ली, उस पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करी when electrical neutral particles having a mass slightly greater than that of protons. हमने क्या देखा, प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा हमें एक पार्टिकल मिला जिसका मास प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा था, और फिर उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। बात खत्म, इससे ज़्यादा जानना ही नहीं। बेरिलियम की सीट पर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी तो उससे आपको एक पार्टिकल मिला जो कि प्रोटॉन से भारी था, और उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। चलिए, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स ऑन द नेचर, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 1.762 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। ये तो कर ही सकते हैं आप। चलिए, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं, करके ले गए घर से। आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं। आपको यहाँ पे CDA फाइंड करना है, तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आपको जेड दिया है और ये कहानी दी है। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए कल ही पढ़ाया था हमने। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए CDA का फॉर्मूला क्या आता है, क्लोजर डिस्टेंस अप्रोच 4kZe² अपॉन मास ऑफ अल्फ़ा एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, और प्रोटॉन के लिए क्या आता है 2kZe² अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बस आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, दोनों को भाग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सेम आंसर है, आपको ये घर से करके लेके आना है, ये भी वैसे क्वेश्चन है। चलिए, तो हम थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ते हैं। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है, देखिए। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बोलता है, जो कि खाली बकवास, सब गलत है। इसने बोला कि तरबूज में जैसे लाल पार्ट होता है वैसे ही एटम में प्रोटॉन पूरे में फैले रहते हैं, और उसमें बीज की तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धंसे रहते हैं। बात खत्म, मैं से ज़्यादा नहीं जाना। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या करा, उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली और अल्फ़ा पार्टिकल से उस पर बम्बार्डिंग कर दी, और चारों तरफ उन्होंने स्क्रीन लगा दी। तो उन्होंने जब ऐसा काम किया तो उन्होंने ये पाया कि कुछ पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल तो पार करके दूसरी तरफ चले गए और ग्लो करने लग गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। क्या देखा इन्होंने, कुछ पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल तो इधर की तरफ मूव हो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और उसमें से एक पार्टिकल, कई लाखों में से एक पार्टिकल जो है, हज़ारों कितने में से एक जो पार्टिकल है वो 180 डिग्री से वापस आ गया। अल्फ़ा पार्टिकल किसे कहते हैं, इसको अल्फ़ा पार्टिकल बोला जाता है। तो ये पोस्टुलेट से रदरफोर्ड के पढ़ लेते हैं। ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, तो उन्होंने ये बोला कि जो न्यूट्रॉन्स होता है, टोटल मास जो होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है एटम के, और उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके एटम्स के सेंट्रल कोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो एटम का जो होता है, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻13 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, जो ज़्यादातर स्पेस है न्यूक्लियस का वो खाली है। द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन नंबर टू दैट न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज, जितने ही पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दी सेंट्रीफ्यूगल force arising due to the fast speed of electron balance the Coulombian force of attraction of the nucleus, and the electron remains stable in its path. Thus, according to him, atom consists of two parts, a nucleus and b extranuclear part. इन्होंने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार अपनी फास्ट स्पीड में कोलम्बियन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और स्टेबल स्टेट में बैठते हैं। तो इन्होंने ये सब कंक्लूजन हमें यहाँ पे दी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रदरफोर्ड ने क्या बोला, मास एनर्जी आर रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो आपको सिर्फ इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या, R इज इक्वल टू R0 1/3 सेंटीमीटर। R0 का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, या तो आप 1.25 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर लेके कर सकते हैं। न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है, 10⁻13 सेंटीमीटर, और एटम का साइज़ कितना होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, एक फर्मी में 10⁻13 सेंटीमीटर होते हैं,
और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक है आपका मास नंबर है, ये देखिए क्वेश्चन, एल्यूमिनियम 27 है, उसका मास नंबर कितना होता है 27 दे रखा है। आर बराबर आर नोट ए की पावर 3 होता है, आर नोट का वैल्यू दे दिया 27 का क्यूब रूट 3, 13 3 39, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.9 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो ये तो और 3.9 को लगभग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखिए सर आपने बताया था 10⁻⁻13 सेंटीमीटर एक फर्मी के बराबर होता है, तो इसका मतलब हम 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हैं 4 फर्मी मीटर। आपको वो समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पढ़ते हैं EMW रेडिएशन के बारे में। क्या कहता है, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंटली द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो भी वेव्स होती हैं वो दो फील्ड से मिलकर बनी हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप इसे फिजिक्स में और अच्छे से जानेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी दो वेव के क्रस्ट या पीक, पीक मतलब ऊपर वाला पार्ट और क्रस्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं लैम्डा से दिखाते हैं। आप ये याद करेंगे 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, 1 माइक्रो में 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर, 1 फेमरी मीटर में 10⁻15 मीटर होते हैं। मान लीजिए अगर आपको 1 सेंटीमीटर से नैनोमीटर में जाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे नैनोमीटर को किस में चेंज मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मीटर 1 सेंटीमीटर का क्या लिख सकते हैं हम 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मीटर को किस में लिखना है नैनोमीटर में। अरे देख लो ना यार क्या लफड़ा मार रहे हो, पढ़ा ना 1 मीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 10⁻100 सेंटीमीटर बाय 10⁻⁻9 मीटर। अब 100 चला जाएगा भाग में, तो वहाँ से क्या बचेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻7 नैनोमीटर। ये कहानी देखो, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻9 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 1 मीटर। गलत लिख दिया ना मैंने, 1 मीटर में कितना 1 मीटर में तो क्या होता है 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻2 मीटर होते हैं। तो अगर आपको ये पता लग जाए 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर चाहिए तो 10⁻9 को भाग में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर 10⁻9 नैनोमीटर। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10⁻9 नैनोमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर आ जाएंगे 10⁻7 नैनोमीटर आ जाएंगे। उसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, और 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻+15 फर्मी मीटर। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 10⁻9 फर्मी मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप घर से करके लेके आने हैं। अगला है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ पास हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको म्यू से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या होता है हर्ज पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई में म्यू। हम अपने क्वेश्चन में या EMR में वेलोसिटी किसको बोलते हैं सी को बोलते हैं। तो सी बराबर क्या होता है म्यू इंटू लैम्डा, और सी का वैल्यू कितना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है क्रस्ट या डेप्थ की जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको एम्पलीट्यूड। वेव नंबर क्या होता है 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसी को क्या बोला जाता है वेव नंबर बोला जाता है, और इसको म्यू के ऊपर बार से दिखाते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है 1/λ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जो EMW रेज होती हैं, जो रेज निकलती हैं वो कुछ 7 प्रकार की होती हैं।
रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रो वायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे इनका लैम्डा बढ़ता है और म्यू का वैल्यू कम होता जाता है, याद रखें, ठीक है। और इनका क्रम भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है, रेडियो को माइक्रोवेव में रखने पर बलमा लाल, इंफ्रारेड मतलब लाल, लाल दिखी, फिर यू एक्स जी, मतलब ABCD का क्रम, UVX और लास्ट में जी। तो रेडियो को माइक्रोवेव में रखने पर लाल दिखी, UVX जी, काम खत्म, ठीक है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। विजिबल लाइट में आपके कौन कौन से कलर्स आते हैं? आपके विबग्योर आते हैं, और जिनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है लैम्डा का, वो ये है विबग्योर है, ठीक है, जिसका आर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ये सारे क्वेश्चन आप घर से करके लेके आएंगे, ये होमवर्क है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम, टाइम में दे रखा है तो एक के बट्टे में करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गई। लैम्डा बराबर क्या होता है? म्यू। सी बराबर क्या होता है? म्यू इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? C/म्यू। तो म्यू पता है, सी पता है, लैम्डा मिल जाएगा। म्यू बार बराबर क्या होता है? 1/लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू आ गया तो यहाँ से किसका वैल्यू मिल जाएगा? म्यू बार का वैल्यू मिल जाएगा। तरीके से आपने फटाफट अपनी चीज़ों को समझ लिया। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर समझते हैं। Some of the experimental phenomena such as diffraction, interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. However, following are some of the observation which could not be explained. तो कुछ कुछ जो रिलेशन होते हैं वो वेव नेचर के जरिए नहीं समझाया जा सकता। तो वहाँ से डिस्कशन होता है पार्टिकल के नेचर, पार्टिकल की थ्योरी वहाँ से जन्म लेती है। इसमें पहली है कौन कौन से चीज़ों को नहीं समझा सकता आपका वेव थ्योरी, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके लिए स्टार्टिंग होती है किसकी? पार्टिकल थ्योरम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? ये कहता है जैसे आप लोहा है, लोहे को जैसे जैसे टेम्परेचर देते रहते हो वैसा वैसा जो टेम्परेचर होता है उसका बदलता रहता है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को कौन नहीं बता सका? आपका वेव नेचर। तो इसीलिए जो वेव नेचर का थ्योरम है, जो थ्योरी है, वो इसके लिए फेल होगी। When solid are heated by emit radiation over a wide range of wavelength, the ideal body which emits and observes all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. देखो ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो या तो सारा एब्जॉर्ब कर ले या तो सारा रिलीज कर दे, वो ब्लैक बॉडी होती है। द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन from a black body depends only its temperature. The above experimental result cannot be explained satisfactorily on the basis of wave theory of light. Planck suggests that atoms and molecules could emit energy only in discrete quantities and not in continuous manner. तो कॉन्टीन्यूस मैनर में ये क्या नहीं कर रहे हैं? अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, और कॉन्टीन्यूस मैनर में अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो इसी कारण यहाँ पर वेव थ्योरी जो होता है वो फेल हो जाता है। तो यहीं से जन्म होता है किसका? प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी का। तो प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? वो कहता है एनर्जी ऑब्जर्व्ड और एमिटेड बाय अ बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ये कहता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो पैकेट के फॉर्म में क्या होती है? पैकेट के फॉर्म में रिलीज़ होती है या एमिट होती है। और उन जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, या क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं, या फिर हम उन्हें फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें फोटोन बोलते हैं। और ये एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं? E बराबर hν लगाते हैं, या E बराबर hc/λ। h क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और C का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। चलिए ये देखिए, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेज। EMR किसके प्रोपोर्शनल है? E बराबर क्या होता है? hc/λ होता है, ये बड़ा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है, लैम्डा वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, 1/λ वेव नंबर के प्रोपोर्शनल है, और hc/λ क्या होता है? म्यू होता है। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के भी प्रोपोर्शनल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन वेवलेंथ इतनी है। तो देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है? 1 मोल के लिए आपको कितना फोटोन देना पड़ेगा? तो ये बराबर क्या होता है? hc/λ। तो आपको h का वैल्यू दिया है, आपको लैम्डा दिया है, लैम्डा नहीं दिया है, लैम्डा ही निकालना। नहीं, लैम्डा दिया 300 नैनोमीटर, लेकिन ध्यान रखेंगे नैनो को किस में चेंज कर लेंगे? मीटर।
जो भी आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, लैम्डा का यूनिट मीटर में ही लेंगे, ध्यान रखना, उसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक की एनर्जी मिल जाएगी, और उसने 1 मोल की पूछी है तो 1 मोल का मतलब इतना, तो उससे लास्ट में मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अपना आंसर ये आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। आज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे मॉडल्स देखे। ज़्यादा थ्योरी काम नहीं आती है, आपको सिर्फ पॉइंट्स को रीड कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आपको जो R0 बराबर A/3 है वो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जो भी आपको 2-4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं वो याद करना है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद। रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।